नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी के बीच में आज लेकर के आया हूँ गति के समीकरण का सत्यापन अथवा निगमन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे आप क्लास 9 में पढ़ रहे हो, चाहे क्लास 10 में पढ़ रहे हो, चाहे क्लास 11 में, चाहे क्लास 12 में, या फिर जो है कि आप पास आउट हो चुके हो, लेकिन ये जो गति के तीनों समीकरण होते हैं, ये तीनों के तीनों समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सवाल को लगाने के लिए। और क्लास 9 में अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, उन सभी बोर्ड में ये तीनों के तीनों समीकरण का सत्यापन आप सभी को आना चाहिए। तो दोस्तों, इसी सत्यापन को आज हम जो है कि ग्राफी विधि से देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। जैसा कि पहला समीकरण हमारा होता है दोस्तों v = u + at, और दूसरा समीकरण होता है s = ut + ½ at का स्क्वायर, और तीसरा समीकरण हमारा होता है v² = u² + 2as। तो आइए दोस्तों, हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि इसमें मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ये आपका ग्राफ है। अब यानी कि इस ग्राफ के आधार पे जो है कि हमने यहाँ पे पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण यानी कि तीनों यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसी चीज़ को हम आज समझने वाले हैं कि ये तीनों के तीनों समीकरण आते कैसे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि ये आपका OC है, यानी कि O से लेकर C तक, और इधर जो है कि आपका OA है, और यहाँ पर हमने नाम B दिया है, यहाँ पे D, यानी कि इस प्रकार से ग्राफ है। तो अब इस ग्राफ में यानी कि इधर का जो यानी कि इंडिकेशन है, इधर जो है कि समय का इंडिकेशन है, और इधर जो है कि वेग का इंडिकेशन है, यानी कि ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर रूप में हमने वेग का कर्ण यानी कि संकेत दिया है, और जो क्षैतिज रूप है, इस क्षैतिज रूप में हमने समय का संकेत दिया हुआ है दोस्तों। अब यानी कि यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी वस्तु यानी कि उसका प्रारंभिक वेग जो है कि u है, यानी कि यहाँ से वस्तु जो है कि यहाँ यानी कि a पर आ गया, यानी कि O से A पर कोई वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चली जाती है, और t सेकंड के बाद यानी कि t समय बाद, यानी कि हमने यहाँ पे t समय दिया, t समय के बाद इस वस्तु का जो वेग है वो हो जाता है v, यानी कि प्रारंभिक वेग u था और अंतिम वेग हो गया ये दोस्तों v। तो अब इसमें हम करेंगे क्या कि जब यानी कि प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग के बीच में जो यानी कि डिफरेंस होता है, यानी कि ये अंतर, तो इस अंतर को ही हम बोलते हैं दोस्तों त्वरण, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, त्वरण, जिसे कि हम a से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस ग्राफ में लिखना पड़ेगा कि माना कोई वस्तु है जो कि प्रारंभिक स्थान से u वेग से v वेग पर चली जाती है, जिसके बीच उसमें त्वरण उत्पन्न a होता है, और इनके बीच में जो समय लिया गया है वो t सेकंड का लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये ग्राफ तैयार होगा। अब इस ग्राफ में यानी कि हम आते हैं पहले समीकरण को सत्यापित करते हैं, देखते हैं, अर्थात निगमन करते हैं। तो दोस्तों, आपका जैसा कि पहला समीकरण यानी कि ये होता है कि त्वरण बराबर आप जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। तो यानी कि त्वरण जो होता है ये वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि वेग आपका जो है कि पहले u था, यानी कि अगर ये u है तो आपका ये भी चीज़ u होगा, और बाद में यानी कि ये तो आपका वेग जो है कि बन गया v, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी कि v हो गया। तो दोस्तों, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो वेग का परिवर्तन हो रहा है वो सिर्फ इतना हो रहा है, यानी कि इतना, सिर्फ आप bd को बोलेंगे कि वेग परिवर्तन हो रहा है। तो यानी कि वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण बोलते हैं दोस्तों। दर का मतलब कि बटे आपका t, यानी कि समय होना चाहिए, तो वेग परिवर्तन अब बटे समय। तो त्वरण को हम a से इंडिकेट करते हैं, और वेग में परिवर्तन हो कितना रहा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे कि bd, यानी कि वेग पहले u था और ये वेग आपका u ही कहलाएगा। जब वेग यानी कि v हो गया तो इसमें यानी कि वेग में परिवर्तन आपका bd हुआ। तो इस bd को हम लिखेंगे कैसे दोस्तों, यानी कि bc से लेकर के हम cd माइनस करेंगे, तो यानी कि bd = bc - cd, और नीचे जो है कि आपका समय है तो समय यानी कि o से लेके c तक। अब यानी करेंगे क्या कि bc का मान रख देंगे, तो bc यानी कि b से लेकर के c तक आपका ये v दिया है, और उसका यानी कि cd, तो cd से लेकर d तक आपका u यहाँ पे है तो u यहाँ पे होगा, यानी कि हमने मान रख दिया u। अब यानी कि इसमें करेंगे क्या चीज़ की, जो आपका नीचे जो है कि समय है t, इस t का हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब t का आप यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो at = v - u हो जाएगा, u को हमने भेज दिया उस साइड में, तो यानी कि u प्लस at हो जाएगा, और इस साइड में बचेगा v। तो यानी कि इतना बराबर इतना लिखिए, चाहे इसको आप लेफ्ट में लिख दिए, इसको राइट में। तो दोस्तों, ये आपका जो है कि गति का पहला समीकरण का सत्यापन हो चुका है दोस्तों, यानी कि v = u + at। तो इसमें करना क्या है दोस्तों कि वेग परिवर्तन की जो दर होता है उसी को हम त्वरण बोलते हैं। इसी सूत्र से आपका पहला समीकरण तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके दूसरे समीकरण को दोस्तों। तो दूसरा समीकरण यानी कि दोस्तों यहाँ पे दिखिए दिया है s = ut + ½ at का स्क्वायर। तो इसमें यानी करते क्या है कि आपको यानी कि o a b c यानी कि ये समलंब दिख रहा होगा। तो इस समलंब में यानी कि दोस्तों करते क्या है कि दो चित्र इसमें दिख रहा है,
एक यानी कि ये आयत का रूप ले रहा है और ये एक त्रिभुज का ले रहा है। तो इस आयत को प्लस इस त्रिभुज का दोनों का क्षेत्रफल जब जोड़ेंगे तो ये हमारा कुल का कुल विस्थापन निकलेगा दोस्तों। यानी कि ये जो विस्थापन हमारा है, इस विस्थापन के बीच में यानी कि जो हमारी दूरी आ रही है, यानी जिसे हम विस्थापन बोलते हैं, उस विस्थापन को निकालेंगे कैसे? तो कुल क्षेत्रफल अर्थात आयत का क्षेत्रफल प्लस जो है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब लेंगे तो वो विस्थापन के बराबर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर लेंगे कुल विस्थापन बराबर आयत OADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADB या फिर ABD का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है सिर्फ लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि यहाँ पे आपका लंबाई OA हो गया और चौड़ाई हो गया OC दोस्तों। यानी कि OA एक चौड़ाई और ये लंबाई, तो लंबाई और चौड़ाई का हमने क्या किया? गुणा कर दिया। अब आगे आता है दोस्तों कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABD आपका ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार आपका AD है और ऊंचाई आपका BD है, तो यानी कि AD गुणे BD। अब OA का मान हमने रख दिया U, O से लेके A तक आपका U यानी प्रारंभिक वेग, और O से लेके C तक ये T समय यानी कि लिया गया है। इसके बाद हाफ AD यानी कि दिया दोस्तों A से लेकर D तक। तो जो OC है यही आपका AD भी बनाएगा, क्योंकि आयत में आमने सामने बराबर होते हैं। AD अब यानी कि BD, तो B से लेकर D तक, यानी कि ये क्या हो रहा है कि वेग में जो परिवर्तन है वही आपका BD बन रहा है। तो BD इक्वल टू लिख सकते हैं आप, यानी कि BC और माइनस CD, अर्थात V में से इस U को माइनस करेंगे तो ये BD निकल जाएगा, V माइनस U। यानी कि हमें पता है कि V इक्वल टू U प्लस AT होता है। तो यहाँ से जब दोस्तों हम लेंगे यानी कि V के स्थान पे U प्लस AT, अब इसको रख रहे हैं इसमें, तो यस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T। अब यानी इस V के स्थान पर हमने रख दिया U प्लस AT दोस्तों, क्योंकि हमें पता है पहले समीकरण से। तो यहाँ पे U प्लस AT रखा और ये आपका माइनस U है, U से U कट गया क्योंकि प्लस और माइनस है। अब यानी कि जो AT बचा इस AT का इसमें कर दीजिए गुणा, तो जब गुणा करेंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ, अब AT मिलकर T स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों दूसरे समीकरण का सत्यापन, यानी कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। अब आते हैं हम तीसरे समीकरण में। तो दोस्तों तीसरा जो समीकरण हमारा है वो है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो दोस्तों हमने दूसरा समीकरण के लिए यानी कि इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल लिया, जो कि हमारा समलंब का क्षेत्रफल हो गया। तीसरे समीकरण में करिए क्या, यानी कि पूरा OABC इसको इस समलंब का ही क्षेत्रफल ले लीजिए। तो जो समलंब का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होता है दोस्तों। तो समांतर भुजा इसमें OA है और BC है, तो यानी कि यहाँ पर लेंगे यानी कुल विस्थापन बराबर समलंब OABC का क्षेत्रफल, यानी कि S यानी कुल विस्थापन S हो गया। अब यानी कि यहाँ पे 1/2 और गुणे यानी कि जो समांतर भुजा है, तो समांतर भुजा OA प्लस BC, तो OA प्लस BC। अब यानी कि जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को यानी कि OC लिखेंगे। इन समांतर भुजाओं के बीच में जो ऊंचाई है उसे हम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बोलेंगे दोस्तों। अब यानी करेंगे क्या कि यहाँ पे जो आपका OA है, OA के स्थान पे U रख दिया हमने, BC के स्थान पे हमने क्या रख दिया दोस्तों? V रख दिया, और यानी कि यहाँ पे OC, O से लेकर C तक यानी T दिया हुआ है। और हमें ये चीज़ पता है पहले समीकरण से कि T इक्वल टू यानी कि T इक्वल टू आप V माइनस U बटे A लिख सकते हैं। चीज़ हमने यहाँ पे रख दिया T के स्थान पे V माइनस U अपान A। अब यानी करेंगे क्या कि U प्लस V या फिर इसको V प्लस U लिखे और V माइनस U। वर्गांतर सूत्र हो गया कि एक में माइनस हो एक में प्लस हो, तो इसको आप लिख सकते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। हमने यानी कि इस A का इधर तिर्यक गुणा कर दिया, पहले यानी कि 2 का तिर्यक गुणा किया तो 2S बन गया। अब A आया तो इस A को गुणा कर दिया 2AS। अब ये हो गया यानी कि V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर वर्गांतर से। अब U स्क्वायर को हमने भेज दिया उस साइड दोस्तों, तो U स्क्वायर प्लस 2AS बराबर V स्क्वायर लिखिए, या V स्क्वायर को आप कर दीजिए लेफ्ट में, बाकी को कर दीजिए राइट में। तो ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण, यानी कि V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम ग्राफी विधि से, यानी कि ये ग्राफ है, इस ग्राफी विधि से पहले समीकरण को, दूसरे समीकरण को और तीसरे समीकरण को सत्यापन किया, सिद्ध किया, निगमन किया। यानी कि जब हमें पहला निकालना होगा तो कुछ नहीं करना, यानी कि ये जो वेग परिवर्तन हो रहा है, इस वेग परिवर्तन के दर को ही हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। बस इसी से ले लेंगे। और जो दूसरा निकालना होगा दोस्तों, तो उस दूसरा में यानी कि हमें OABC का क्षेत्रफल चाहिए, लेकिन ये क्षेत्रफल आपको आयत और इस त्रिभुज को जोड़ करके निकालना पड़ेगा, जिसको हम समलंब बोलते हैं दोस्तों। और तीसरा जब निकालना होगा तो OABC का ही क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, लेकिन इसको समलंब बोल करके पूरे समलंब का सूत्र लगा करके निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो था कि गति के पहले समीकरण, दूसरे समीकरण और तीसरे समीकरण का सत्यापन, जो कि आप लोगों ने ग्राफी विधि से देखा, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आगे जरूरतमंद के पास शेयर भी करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तीनों समीकरण को सत्यापन करते हुए किसी दूसरे मेथड से। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।